एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक, ये जल्दी मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा है एग्जाम्पल्स तो इस वजह से बाकी खुद आप रीड करेंगे, जर्नल में आपको समराइज फॉर्म में बताऊंगा। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक, ये बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे बॉडी में, ठीक है, एज कम्पेयर टू, यानी जिधर भी आप किसी भी सिस्टम को चेक करेंगे उसके अंदर आपको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मिलेगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री से लिया है, और वो है कि बॉडी के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन की, कि एटीपी बॉडी में एक सेल लेट से शुगर यूज करके, यानी कैटाबोलाइज करके शुगर की ब्रेकडाउन के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइक्लोइन के थ्रू करते हैं ना, तो ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इन द सेल जनरेट्स केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी इट इज रिलेटेड कि जितना ब्रेकडाउन ऑफ शुगर होगा उतना ही ज्यादा एटीपी बनेंगे। तो अगर सेल में एटीपी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो यही एटीपी वापस आके एज अ सिग्नल काम कर देता है और स्विच ऑफ कर देता है उन पाथवेज को जो क्या होता है, जो एटीपी की प्रोडक्शन करता है। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप है, यानी एटीपी इज द प्रोडक्ट, ठीक है, एटीपी इज द प्रोडक्ट एंड एटीपी इज गोइंग बैक टू स्टॉप द pathways that causes the production of ATP. When a cell make more ATP then it can use. तो अगर सेल बहुत ज़्यादा ATP बना देता है, जिस रेट से वो इस्तेमाल कर रहा है उससे ज़्यादा ATP बना रहा है, तो ATP, द एक्सेस ATP, याद रखिए हर ATP नहीं, द एक्सेस ज़्यादा ATP के अमाउंट सेल में वो इनहिबिट करता है एंजाइम नियर द बिगिनिंग ऑफ द पाथवे। जो भी पाथवे ATP की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है तो वो उसको ब्लॉक करने की, यानी उसका प्रोडक्ट क्या है, ATP है। तो ATP अगर सेल में हद से ज़्यादा बनी तो जो भी पाथवे ATP बनाती है वो आके क्या कर देता है, उस पाथवे की किसी एंजाइम को कहीं पे स्टॉप कर देता है ताकि वो पाथवे मजीद ATP ना बनाए, क्योंकि ऑलरेडी सेल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ ATP। सो दिस रिजल्ट इन द टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ द प्रोडक्शन, और इस तरह ATP प्रोडक्शन अर्जी तौर पे बंद हो जाते हैं। फिर ATP लेवल ड्रॉप हो जाएगा तो फिर वो पाथवे इनिशिएट होगी, फिर वो ATP बनाएगी, फिर ATP प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ बहुत ज़्यादा हद से, तो फिर वो आके वापस अपने प्रोडक्शन को स्टॉप करेगा बाय स्विचिंग ऑफ एन एंजाइम ऑफ देयर पाथवे। तो ये आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी, ये चार, यानी ए सबस्ट्रेट है, ये बी में कन्वर्ट हुआ, बी सी में और सी डी में, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो फाइनल प्रोडक्ट ये एक फुल पाथवे है, तीन एंजाइम इन्वॉल्व, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3। अब डी इज एज अ प्रोडक्ट, इसको आप एटीपी कंसिडर करें, तो एटीपी बनी, अब एटीपी की एक्सेस अमाउंट, ठीक है, यानी एक्सेस हद से ज्यादा हुए, नॉर्मली जितना चाहिए अगर उतना है तो फिर ये ब्लॉकेज काज नहीं करेगा, लेकिन अगर हद से ज्यादा एटीपी बने यानी डी प्रोडक्ट, तो डी प्रोडक्ट विल कम एंड ब्लॉक एनी ऑफ एंजाइम स्टार्ट, अक्सर स्टार्ट के उस पाथवे का स्टार्ट एंजाइम यानी एंजाइम 1 को ब्लॉक करेगा, ठीक है, तो इसको डीएक्टिवेट करके इट इज एक्चुअली फीडिंग बैक एंड स्टॉपिंग, नेगेटिवली फीडिंग बैक एंड स्टॉपिंग द pathway that is giving rise to it, यानी डी प्रोडक्ट जो पाथवे बना रही है, तो अक्सर डी के प्रोडक्ट का एक्सेस जो है, डी जो है इसके एक्सेस, इट विल कॉज द स्टॉपेज ऑफ द पाथवे दैट प्रोड्यूस द डी बाय ब्लॉकिंग एनी ऑफ द एंजाइम इन द स्टार्ट ऑफ द पाथवे। थ्री स्टेप केमिकल पाथवे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये नेगेटिव फीडबैक हुआ, ठीक है, कि डी बना और डी आके अपने ही पाथवे का, यानी जिस पाथवे के थ्रू ये बन रही है, और डी आके अपने ही पाथवे का कोई एंजाइम ब्लॉक कर देता है, और इस इफेक्ट के थ्रू क्या कम कर रहा है, अपना प्रोडक्शन कम कर रहा है, स्टॉप कर रहा है आर्जी तौर पे, तो इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2, थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म इन होम्योथर्म्स, ये मैंने डिटेल से बताया है, बार बार बताया है, तो यहाँ पे जनरली मैं आपको बता, द बॉडी मेंटेन अ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर टू ऑप्टिमाइज केमिकल प्रोसेस। बॉडी, ज़्यादातर हमारी बॉडी या किसी भी होम्योथर्म की, वो इंटरनल टेम्परेचर ऑप्टिमाइज करती है, कांस्टेंट रखती है, ताकि इंटरनल केमिकल रिएक्शन स्टेबलाइज हो सके, ऑप्टिमाइज हो सके, अच्छी तरह हो सके। हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में लोकेटेड है, वो उसके पास एक सेट पॉइंट वैल्यू होती है टेम्परेचर की, कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसको सेट पॉइंट कहते हैं। यानी किसको पता होता है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है,
तो ये एक सेट पॉइंट होता है हाइपोथैलेमस में, एक्टिंग एज अ कंपैरेटर, इस लिहाज से ये एज अ कंपैरेटर काम करता है। इसके अलावा थर्मोरिसेप्टर थ्रू आउट द बॉडी आर कंटिन्यूसली सेंडिंग इंफॉर्मेशन वाया नर्व इंपल्स टू थर्मोरेगुलेटरी कंट्रोल सेंटर इन द हाइपोथैलेमस। तो ये कंपैरेटर का काम भी करता है और थर्मोरेगुलेटरी कंट्रोल सेंटर के बॉडी में अगर कोई चेंज वगैरह अकर होता है तो उस पे भी नजर रखता है, उसको भी डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर कि कब आपने थर्मोरेगुलेटरी एक्टिविटी एक्टिवेट करनी है, मतलब बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप या इंक्रीज होता है तो हाइपोथैलेमस को रिपोर्ट होते हैं और हाइपोथैलेमस मेजरमेंट करता है, यानी उसकी चेकिंग करता है कि सेट पॉइंट के साथ कंपेयर करता है कि जो रिपोर्टेड टेम्परेचर है बॉडी का आया ये नॉर्मल रेंज में आ रहा है, यानी सेट पॉइंट के मुताबिक ठीक है या नहीं है। तो एज अ कंपेरेटर यानी इसके पास सेट पॉइंट है, ये कंपेयर करता है बॉडी के फ्लूइड्स या टेम्परेचर को विद द सेट पॉइंट, और दूसरे साइड पे यानी ये रिसेप्टर और इफेक्टर्स के डाटा को कंपेयर करता है, तो इसको हम कंपेरेटर कहते हैं। ठीक है, दूसरे साइड पे ये थर्मोरेगुलेटरी सेंटर भी है, यानी वो इनको रिपोर्ट होती है बॉडी में रिसेप्टर्स थर्मोरिसेप्टर्स के अंदर डिटेक्शन या चेंजेस, ये इनको रिपोर्ट करते हैं। रिसेप्टर डिटेक्ट्स चेंजेस इन टेम्परेचर वेरिएबल व्हेन एब्नॉर्मलिटी आर फाउंड इन दिस वेरिएबल, receptor in that part of the body send warning signal to the hypothalamus. The control center will send nerve and or chemical signal to the thermoregulatory effector. These effectors are primarily found in thyroid, blood vessels, valves and skeletal muscles. ठीक है, blood vessel valve क्यों? शाबाश, vasoconstriction और vasodilation याद है ना। तो अकॉर्डिंगली ब्लड वेसल्स के वॉल्व के अंदर वो स्टिमुलेट करेगा ताकि वो वासो कंस्ट्रक्ट हो या वो डायलेट हो। थायराइड ग्लैंड की थायरॉक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज डिक्रीज ये ऑलरेडी हमने पढ़ा। ठीक है, एंड स्केलेटल मसल्स की एक्टिवेशन, शाइवरिंग वगैरह स्टार्ट करना। तो ये लास्ट पैरा में कहते हैं, लास्ट पॉइंट में, कि टेम्परेचर वेरिएबल में कोई चेंज अकर हुआ तो वो डिटेक्ट हो जाता है थ्रू रिसेप्टर टू द हाइपोथैलेमस, वार्निंग सिग्नल के तौर पे चला जाता है हाइपोथैलेमस को। द कंट्रोल सेंटर विल सेंड नर्व, यही हाइपोथैलेमस कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, विल सेंड नर्व, वो नर्व के थ्रू या केमिकल सिग्नल के थ्रू थर्मोरेगुलेटरी इफेक्टर्स, थर्मोरेगुलेटरी इफेक्टर्स को एक्टिवेट या इनहिबिट करेगा। इस केस में थर्मोरेगुलेटरी इफेक्टर्स कौन से? थायराइड ग्लैंड है, ब्लड वेसल्स वॉल्स है और स्केलेटल मसल्स है। तो थायराइड ग्लैंड क्यों है? क्योंकि उसका थायरॉक्सिन इंक्रीज डिक्रीज करके, ब्लड वेसल डायलेट या कंस्ट्रक्ट करके ताकि स्किन के नजदीक ब्लड फ्लो इंक्रीज डिक्रीज करे। स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन इनवॉलंटरी स्टार्ट करना, जिसको शाइवरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे वही केस, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स, जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, हाइपोथैलेमस इनिशिएट्स सेवरल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू इंक्रीज हीट प्रोडक्शन एंड कंजर्व। तो इनिशिएट से मुराद स्टिमुलेशन है। नैरो ऑफ सरफेस ब्लड वेसल, नैरोइंग वासो कंस्ट्रिक्शन इनिशिएट करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो वासो कंस्ट्रिक्शन इनिशिएट करेगा बॉडी में हाइपोथैलेमस। डिक्रीज द फ्लो ऑफ हीट टू द स्किन, पाइलो इरेक्शन इनिशिएट करेगा, गूज बम्स, रोंगट्टे खड़े होना, यानी स्किन पे ये हेयर्स खड़े हो जाना। शाइवरिंग कमेंसेस, यानी शाइवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इनवॉलंटरी मस्कुलर स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन को शाइवरिंग कहते हैं। ये इंक्रीज करते हैं हीट प्रोडक्शन बाय द मसल कंट्रैक्शन। एड्रीनल ग्लैंड सीक्रेट स्टिमुलेटरी हार्मोन सच एज नॉरएपिनेफ्रिन, साथ में एड्रीनल ग्लैंड ये एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन सीक्रेट करके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देती है और हीट प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है। इस तरह थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करके थायरॉक्सिन इंक्रीज करके क्या हो जाएगा, बॉडी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा और हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। These effects cause body temperature to increase. When it returns to normal, the hypothalamus is no longer stimulated. जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा तो फिर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट नहीं होता और इस वजह से ये सारे इफेक्ट्स फिर सीज हो जाते हैं, यानी फिर ये इफेक्ट नहीं होते, यानी एड्रेनलिन के जो एड्रीनल ग्लैंड के जो हार्मोन है वो भी नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ठीक है, शाइवरिंग भी हट जाती है, खत्म हो जाती है, और इससे पहले जो हमने पढ़ा वो वासोकंस्ट्रिक्शन भी खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये उस केस में जब नॉर्मलाइज हो जाए टेम्परेचर। तो ये एक स्केच के थ्रू कंडीशन काज बॉडी टेम्परेचर, वो कंडीशन जिसकी एनी कंडीशन किस वजह से भी हो, उसकी वजह से हमारा अर्ज ये है कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ हो। तो टेम्परेचर डिक्रीज तो बॉडी टेम्परेचर
ठीक है, डिक्रीज होगा। थर्मोरिसेप्टर सेंसेस टेम्परेचर चेंज, वो हाइपोथैलेमस कंपेयर कर देता है 98.6, नॉर्मल जो सेट पॉइंट है फ़ारेनहाइट के स्केल में 98.6 है, ठीक है। और इस तरह हम 36.5, 37 या इस तरह नॉर्मल कंसिडर करते हैं डिग्री सेल्सियस में। तो बॉडी टेम्परेचर कंपेयर करता है कि टेम्परेचर में डिक्रीज आया है, दैट इज डिटेक्टेड बाय थर्मोरिसेप्टर, और हाइपोथैलेमस कंपेयर एज अ कंपैरेटर कंपेयर करता है सेट पॉइंट के साथ। तो फिर उसको पता चल जाता है कि स्टिमुलेशन की जरूरत, क्या करने की जरूरत है, कौन से फैक्टर को टारगेट करो। तो अगर डिक्रीज अगर हुआ है तो उसको डिक्रीज रिपोर्ट हो गया, डायरेक्टली अगर मैं एरो ड्रा करूं यानी इस पाथ के थ्रू डिक्रीज रिपोर्ट हुआ, तो अब ये क्या करेगा, मसल शाइवरिंग स्टार्ट करेगा, यानी इनवॉलंटरी मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल स्टार्ट करेगा, और दूसरे साइड पे ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है, या वासो कंस्ट्रक्शन, ताकि स्किन के नजदीक कम ब्लड फ्लो करे और कम हीट लॉस हो इस वजह से, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर इस दोनों तरीकों से क्या होगा, राइज होने की कोशिश होगा, क्योंकि बॉडी से एक इसके थ्रू हीट लॉस कम होगा, इसके थ्रू हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। और एड्रीनल ग्लैंड वाला इधर नहीं दिया है, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, या थायराइड ग्लैंड वाला नहीं दिया, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इफेक्ट विल कॉज हीट, यानी इस तरीके से ये हीट प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, और इस तरीके से ये हीट लॉस कम कर देता है, तो बॉडी टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। अब बॉडी टेम्परेचर जब राइज होना शुरू हो जाते तो हाइपोथैलेमस इनिशिएट सेवरल फिजियोलॉजिकल रिस्पांस टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंड लॉस ऑफ हीट, ठीक है। इस केस में क्या है, हाइपोथैलेमस हीट प्रोडक्शन इंक्रीज करता है और हीट लॉस डिक्रीज करता है। लेकिन जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से राइज होता है तो फिर हाइपोथैलेमस ऐसे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज और प्रोसेस इनिशिएट करते हैं जो डिक्रीज करे हीट प्रोडक्शन को, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी टेम्परेचर राइज हुआ है, और हीट लॉस इंक्रीज कर देता है, ठीक है, यानी लूज हीट लॉस इंक्रीज कर देता है, और हीट प्रोडक्शन या हीट गेन डिक्रीज करने के लिए एक्टिविटी करता है। सो वाइडनिंग ऑफ वासोडाइलेशन काज करता है, वो मैंने आपको डायग्राम में उधर बताया था। इंक्रीज द फ्लो ऑफ हीट टू द स्किन एंड गिट फ्लश, यानी ब्लड जब उधर चला जाता है नजदीक, स्किन के नजदीक घूमता फिरता है, ज्यादा सर्कुलेट करता है, तो कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू स्किन से हीट लॉस का सबब बनते हैं ज्यादा। स्वेट ग्लैंड, यानी इसके थ्रू वासोडाइलेशन के थ्रू हीट लॉस इंक्रीज किया जाता है। स्वेट ग्लैंड रिलीज वाटर, स्वेट एंड इवापोरेशन कूल्स द स्किन, और इस तरह भी ये हीट लॉस इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सिन को कम कर देता है ताकि मेटाबॉलिक रेट कम हो, हीट प्रोडक्शन कम होगा। These effects cause body temperature to decrease. When it returns to normal, the hypothalamus is no longer stimulated and these effects cease. फिर ये नहीं है कि बस ये मुसलसल होते रहेंगे। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मलाइज हुआ, ऊपर से नीचे आया, बस ये एक्टिविटी स्वेट ग्लैंड भी डीएक्टिवेट हो जाएंगे अर्जी तौर पे, और इस तरह वासोडाइलेशन भी थोड़ी कम आ जाएगी। ये भाई कंडीशन काज बाय टेम्परेचर टू इंक्रीज, ऐसे कंडीशन जो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज काज कर देते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज आपको डिटेक्ट हुआ, ठीक है, थर्मोरिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, हाइपोथैलेमस को सेंड किया, उसने कंपेयर किया कि बॉडी टेम्परेचर सेट पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और ब्लड वेसल्स की डायलेशन करेगा, वासोडाइलेशन, दोनों के थ्रू ये हीट लॉस इंक्रीज करेगा, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये एक और डायग्राम जिसमें सेट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि ये अंदर इस तरह लेट से सेट पॉइंट है, ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है, ये आपके पास टेम्परेचर का यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल रेंज है, जो भी वैल्यू, ठीक है, हम कहते हैं ना नॉर्मल रेंज की बात करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में जगह जगह पे थोड़ा बहुत पॉइंट्स में टेम्परेचर एक दूसरे से डिफरेंट है। कोर टेम्परेचर एक, एक्सट्रीमिटीज पे दूसरा टेम्परेचर, यानी हाथ पैरों की उंगलियों की अलहदा टेम्परेचर, एब्डोमेन में अंदर लंग्स वगैरह इन स्टोमक की अलहदा टेम्परेचर, थोड़ी बहुत फर्क है, तो इस वजह से हम रेंज की बात करते हैं। तो ये रेंज है। अब नॉर्मल से लेट से हाई हुआ है, इम्पोज चेंज, ठीक है, ये एक यहाँ पे मेंशन है कि इफ द टेम्परेचर राइज अकर इन द बॉडी, तो homeostatic mechanism will try to decrease it down to the normal, bring it down to the normal, ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करेगा, डिटेक्ट शिफ्टेड इन फिजियोलॉजिकल वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल रेंज, यानी ये नॉर्मल से आउट हुआ, वो डिक्रीज भी हो सकता है, यहाँ पे भी आप ड्रा कर सकते हैं कि टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में सिर्फ राइज वाला शो किया है।
तो सेंसर डिटेक्ट कर देते हैं उस चेंज को कि टेम्परेचर गोज आउट ऑफ रेंज यानी हाई हुआ। सिग्नल कंट्रोलर को सेंड होता है, इस केस में कंट्रोलर क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। इसके पास कंट्रोलर के पास अक्सर स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, सेट पॉइंट का पता होता है। नॉर्मल रेंज इज सेट बाय द कंट्रोलर। कंट्रोलर ने ये डिफिनेशन की है कि दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसमें होना चाहिए। तो जो सिग्नल इसको आ जाता है इंफॉर्मेशन के बॉडी का टेम्परेचर ये हो रहा है, तो कंट्रोलर कंपेयर करता है सेट पॉइंट के साथ कि आया नॉर्मल रेंज में है या आउट ऑफ नॉर्मल रेंज। तो अगर आउट ऑफ नॉर्मल रेंज और ऐसा आउट ऑफ नॉर्मल रेंज हो कि हाई हो, तो फिर ऐसे केस में ये जो है टेम्परेचर ड्रॉप करने की कोशिश करेगा। तो कंट्रोलर आउटपुट सिग्नल सेंड कर देता है इफेक्टर को, इफेक्टर नेगेटिव फीडबैक के थ्रू रिटर्न द टेम्परेचर टू नॉर्मल, और वो ऊपर हमने पढ़ा किस तरह। तो ये एक जनरलाइज डायग्राम के टेम्परेचर राइज हो जाता है तो उसमें कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन के थ्रू और ग्लूकागॉन के थ्रू कंट्रोल करना, ये भी क्या है, शाबाश, ये भी नेगेटिव फीडबैक है। तो ये डायग्राम के थ्रू मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा। ये देखें, इंसुलिन जब इंसान खाना खा लेता है या कोई भी फूड वगैरह पेट भर के खा लिया, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्टिमुलस क्या है कि आपने फूड खा लिया यहाँ पे, ठीक है, ये शो किया है। द स्टिमुलस इस केस में क्या है कि व्हेन वी ईट द ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो जाता है। तो यही ब्लड जो हाई ग्लूकोज कैरी कर रहा है, ये जब पास होता है पेनक्रियाज से, तो पेनक्रियाज डिटेक्ट्स द हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड दिस हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज stimulates what? Stimulates the pancreas beta cells to start secreting insulin. इंसुलिन सीक्रेट करना ये ब्लड में शुरू कर देता है, यानी जितना ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई होता जाएगा उतना पेनक्रियाज ज़्यादा स्ट्रांगली स्टिमुलेट होगा, और स्ट्रांगली स्टिमुलेट होके, स्टिमुलस इस केस में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ठीक है। इट विल कॉज स्टिमुलेशन ऑफ द पेनक्रियाज एंड the pancreas will start in response, ये response है, ठीक है। the pancreas will start releasing what? शाबाश, the pancreas यहाँ पे कंट्रोल सेंटर है, याद रखिए, ठीक है। यानी क्या, क्यों, किस तरह कंट्रोल सेंटर है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमने खाना खा लिया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हुआ, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब हाई हो जाता है तो वो ब्लड जब पेनक्रियाज के अंदर ब्लड वेसल्स में पास होता है, तो वहाँ पे रिसेप्टर्स है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल डिटेक्ट करते हैं, और पेनक्रियाज को पता है कि व्हाट शुड बी द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल से अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई है, तो पेनक्रियाज उसको डिटेक्ट करता है और कंपेयर करता है सेट पॉइंट के साथ, ठीक है। सेट पॉइंट क्या है, 90 मिलीग्राम टू 100 मिलीलीटर, ठीक है, पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, सॉरी, ठीक है, ये 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो ये सेट पॉइंट पेनक्रियाज के अंदर होता है। आसान, इसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन है लेकिन वो यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ। पेनक्रियाज ने हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल डिटेक्ट किया क्योंकि उसके पास सेट पॉइंट है, उसके अंदर उसको पता है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होना चाहिए बॉडी में, 90 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। तो अगर 90 से अबव है तो पेनक्रियाज इसको डिटेक्ट करता है और इट स्टार्ट सीक्रेटिंग इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल, यानी पेनक्रियाज स्टिमुलेट हो जाता है कि बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट करना शुरू करे। किस वजह से? हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज कंपेयर्ड विद द सेट पॉइंट बाय द पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज को पता लग जाता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल तो हाई हुआ है, या शॉर्ट आप कह सकते हैं कि पेनक्रियाज डिटेक्ट द हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो ये पेनक्रियाज डिटेक्ट करता है और पेनक्रियाज को साथ में स्टिमुलेट भी करता है कि वो अपनी बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट करे। तो बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट करना शुरू कर जाएगा, और बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट करेगा तो इंसुलिन विल ट्राई टू डिप्लीट, यानी कम करे ग्लूकोज लेवल ब्लड में बाय
डिपॉजिटिंग इट इनटू द लिवर, यानी बाय कैरिंग इट टू द लिवर, लिवर में अंदर ले जाना या बॉडी सेल्स को देना। तो इंसुलिन वो आप कह सकते हैं मैसेंजर है, कैरियर है, जो ग्लूकोज को पकड़ के लिवर में और लिवर सेल्स के हवाले करता है कि ये ले, यानी विदाउट इंसुलिन लिवर सेल्स लेट से ग्लूकोज नहीं ले सकते। ठीक है, इंसुलिन इज देयर फॉर हैंडलिंग ओवर द ग्लूकोज टू द हेपेटोसाइट्स और लिवर सेल। अगर इंसुलिन कम है तो कम से कम ग्लूकोज या बिल्कुल ग्लूकोज एंटर नहीं हो पाएगा लिवर में। तो इंसुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर एंटरिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू द लिवर सेल्स। ठीक है, तो इस वजह से इंसुलिन सीक्रेट किया जाता है। इंसुलिन सीक्रेट करने से ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है, यानी नॉर्मल तक आना शुरू हो जाए, क्योंकि हाई हुआ था, हाई होने की वजह से पेनक्रियाज ने डिटेक्ट किया और इंसुलिन सीक्रेट किया बीटा सेल से, और बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट करने यानी ब्लड में आ गया। ब्लड में इंसुलिन ने क्या किया, ग्लूकोज को पकड़ना शुरू कर दिया और लिवर सेल्स के हवाले और बाकी बॉडी के सेल्स के हवाले। यानी इंसुलिन का फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस the uptake of glucose by the body cells and the livers. Is it clear? तो जब सेल्स में चला जाना शुरू हो जाएगा ग्लूकोज, तो ब्लड में क्या होगा, उसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब नॉर्मल तक आना शुरू हो जाएगा। तो जब नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा तो ये इंसुलिन का फंक्शन है कि लिवर टेक्स अप ग्लूकोज एंड स्टोर इट एज ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन जब ग्लूकोज दे देता है लिवर सेल्स को और बॉडी सेल्स को, तो बॉडी सेल्स तो कैटाबोलाइज करते हैं, लेकिन लिवर सेल उसका अक्सर क्या करता है, वो ग्लाइकोजन को स्टोर, ग्लाइकोजन के स्टोरेज फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज का जो स्टोरेज फॉर्म है वो ग्लाइकोजन है। तो लिवर और बॉडी सेल्स ये इनिशिएट करते हैं इसको। ठीक है, तो बॉडी सेल टेक्स अप ग्लूकोज, वो कैटाबोलाइज करते हैं, पायरुवेट वगैरह अपने लिए एटीपी बनाते हैं, और लिवर सेल ज्यादातर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में यानी जो पॉलीसेकेराइड है उसके फॉर्म में पॉलीमराइज करके स्टोर कर देता है। अब फर्दर ब्लड में इससे यानी जब ग्लूकोज लिवर से ब्लड वो पास होता है अलोंग विद इंसुलिन, ब्लड अलोंग विद हाई लेवल ऑफ इंसुलिन जो पेनक्रियाज से आ रहा था, और लिवर से पास हुआ वो ब्लड, क्योंकि उसमें इंसुलिन भी हाई है और ग्लूकोज लेवल भी हाई है। तो इस दोनों से या बॉडी टिश्यू से ये ब्लड विद हाई इंसुलिन एंड ग्लूकोज लेवल पास हो जाएगा। तो जो ब्लड इन ऑर्गन्स को और ऐसे बॉडी सेल्स को रिलीज उससे निकलेगा, लीव करेगा, तो ऐसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंतहाई हद तक नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मलाइज होके ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्लाइंस टू नॉर्मल, ये एक। अब ये तो इंसुलिन का फंक्शन हुआ, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हाई होता है तो ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट होता है। द हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड स्टिमुलेट पेनक्रियाज, पेनक्रियाज यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का काम भी करता है। ठीक है, और सीक्रेट करता है इंसुलिन एज अ मैसेंजर टू deplete the blood glucose level and deposit the glucose into liver cells and the other body cells। ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक कि हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज स्टिमुलेट्स पेनक्रियाज टू सीक्रेट इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स एंड इंसुलिन फर्दर क्या इफेक्ट काज करता है, ये इफेक्ट है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा। फिर वो दूसरे साइड पे ग्लूकागान, ब्लड ग्लूकोज लेवल जब ड्रॉप हो जाता है और इंसान फॉर एग्जांपल खाना नहीं खाता या ज़्यादा टाइम हुआ है खाने का, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टार्ट ड्रॉपिंग इन द ब्लड प्लाज्मा, ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड प्लाज्मा ड्रॉप्स, सो इट फर्दर स्टिमुलेट्स, फिर यही पेनक्रियाज है और वो स्टिमुलेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्टिमुलेशन किस फॉर्म में है, लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज है। तो यहाँ पे स्टिमुलेशन पेनक्रियाज की सेम नहीं होती जिस तरह पहले थी हाई लेवल। यहाँ पे पेनक्रियाज स्टिमुलेट हो जाता है, लेकिन वो इंटरप्रेट करता है कि ये सिग्नल क्या है, लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज है,
ठीक है, यानी ग्लूकोज का ब्लड लेवल कम हुआ है। तो इस वजह से पेनक्रियाज अल्फा सेल से पेनक्रियाज अपने अल्फा सेल से एक और हार्मोन रिलीज कर देता है जिसको हम ग्लूकागान कहते हैं। द ग्लूकागान moves into or drops into the blood and the glucagon further it causes the release of glucose from the liver cells। यानी ग्लूकागान का फंक्शन क्या है? इट मोबिलाइज द लिवर ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यानी जो ग्लाइकोजन फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर है वो लिवर से क्या करना शुरू कर देता है? ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, जिसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लूकागान स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस टू रिलीज द फ्री ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लाइकोजन and drops into the blood to raise the level of blood to the normal। Is it clear? तो ये दोनों नेगेटिव फीडबैक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसुलिन डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये तो जनरल फंक्शन है। ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ तो इंसुलिन इसको डिक्रीज करेगा, ठीक है। ग्लूकागान इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये इंक्रीज करता है। आफ्टर वी ईट हायर ब्लड ग्लूकोज लेवल आर डिटेक्टेड बाय बीटा सेल्स इन द पेनक्रियास। द पेनक्रियास जो इस केस में क्या है? कंट्रोल सेंटर है। प्रोड्यूस इंसुलिन, दिस इंसुलिन हार्मोन एक्टिंग एज अ मैसेंजर टेल्स द इफेक्टर, द लिवर इफेक्टर है इस केस में, टू स्टोर एक्सेस ब्लड ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यानी इंसुलिन हार्मोन एक्ट करता है यहाँ पे एज अ मैसेंजर, ठीक है, और वो जाके लिवर को बताता है या अदर सेल्स को। लिवर को तो ये बताता है कि ब्लड ग्लूकोज उसको हवाले कर देता है और वो ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोजन फॉर्म में उसको स्टोर करता है, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक लूप दैट रिटर्न्स हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल लेवल। हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हुआ? वापस कम कर दिया, नॉर्मल कर दिया, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा था तो इंसुलिन सिक्रीट करने से उसको वापस नॉर्मलाइज करने का ये पाथ, ये फीडबैक मैकेनिज्म, ये नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ चेंज अकर हुआ, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज हाई हो रहा था, इसने कम कर दिया। दूसरे साइड पे ग्लूकागान का इसका अपोजिट है, ठीक है। वंस द ब्लड शुगर लेवल रीचेस होमोस्टेसिस, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो जाएगा तो फिर ये उसको डिटेक्ट करके फिर वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं करेगा। इसी तरह अपोजिट है इसका ग्लूकागान का, वो भी नेगेटिव फीडबैक है। ये एक और डायग्राम इसके थ्रू आप देख सकते हैं। सेंसर पेनक्रियाज है यहाँ पे, ये मैंने बताया था हाइपोथैलेमस थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता है, लेकिन मैंने उस डायग्राम में आप वो सिंपल है उसी को आप फॉलो करें, ठीक है। सेंसरी सिग्नल सेंड होगा, यानी पेनक्रियाज रेगुलेटेड वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, ग्लाइसीमिया, लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज या ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसके अपने सिग्नल्स होते हैं। तो इस केस में क्या होगा? यानी या तो सिग्नल ये होगा और या सिग्नल ये वाला होगा, ग्लाइसीमिया किसके लिए? पेनक्रियाज के लिए, और साथ में थोड़ा सा हाइपोथैलेमस भी एज अ सेंसर इन्वॉल्व है, कंट्रोल सेंटर, ठीक है। तो सेंसरी सिग्नल सेंड होगा पेनक्रियाज को, डिटेक्टर, यानी हाइपोथैलेमस एज अ कंपैरेटर इन्वॉल्व है थोड़ा बहुत। तो पेनक्रियाज और हाइपोथैलेमस रिसेप्टर्स भी है, ठीक है, और पेनक्रियाज यहाँ पे फिर कंट्रोलर भी है, कंट्रोल सेंटर। तो सिग्नल डिटेक्ट कर देता है वो हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज है या लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज है, वो डिटेक्टर पेनक्रियाज को सेंड कर देता है, ठीक है। और यानी सेंसर्स भी है, फिर डिटेक्टर भी है, और फिर कंट्रोलर भी पेनक्रियाज है। तो इस वजह से मैंने कहा कि पेनक्रियाज दोनों काम करता है, रिसेप्टर का काम भी वो डिटेक्ट भी करता है, सॉरी कंपैरेटर, सेंसर से मुराद कंपैरेटर, यानी सेट पॉइंट इसके पास होता है ज्यादातर पेनक्रियाज के पास, तो उसको पता होता है कि कितना होना चाहिए ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल। तो वो कंपेयर करता है, कंपैरिजन के बाद यानी वो डिटेक्ट भी करता है और कंपेयर भी करता है, इन दोनों स्टेप्स को आप कंबाइन कर सकते हैं। इससे एक एरर सिग्नल पैदा होता है कि बॉडी टेम्परेचर राइज हो रहा है या बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो रहा है या लो हो रहा है। तो उसके मुताबिक फिर पेनक्रियाज जो कंट्रोलर का काम करता है वो एक्शन लेता है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा था, ये सिग्नल आ गया था इसको, ठीक है, पेनक्रियाज को, तो ये इंसुलिन अपनी बीटा सेल्स के थ्रू सिक्रीट करेगा। बीटा सेल की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, वो ज्यादा से ज्यादा सिग्नल इंसुलिन
सिक्रीट करेगा, जो एज अ कंट्रोल सिग्नल काम करता है फॉर कंट्रोलिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, वो एक्ट करता है लिवर पे, फैट टिश्यूज पे और मसल्स पे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज टेकअप करे, और इस तरीके से वो क्या होगा, यानी लिवर जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस जिसे कहते हैं, या जनरली हम कह सकते हैं ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज कर देता है, ये लिवर के थ्रू, फैट के थ्रू, मसल, यानी ये टिश्यूज मेनली ब्लड से ग्लूकोज लेना ज्यादा इन हो जाता है, यानी ये ज्यादा मकदार से फिर ब्लड से ग्लूकोज लेते हैं जब इंसुलिन मौजूद होता है, या व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय इंसुलिन। और इसका अपोजिट, अगर कम ब्लड ग्लूकोज लेवल रिपोर्टेड हो तो फिर ग्लूकागान इन एक्शन आता है, और ग्लूकागान एज अ कंट्रोल सिग्नल का काम करता है, और वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस काज करता है लिवर में, उसका टारगेट ऑर्गन सिर्फ लिवर है। इंसुलिन का टारगेट ऑर्गन मसल है, फैट्स है, लिवर्स है, और इस केस में इफेक्टर कहते हैं, यानी वो तीनों पे इफेक्ट करता है। ठीक है, यानी ये फैटी टिश्यू में ग्लूकोज जाके जमा करके वो फैट्स में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, लिवर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और मसल यूज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो ये ग्लाइसेमिक कंडीशन हैंडल हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, और अगर लो है तो ये उसको ज्यादा कर देता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज रिलीज करना, या दूसरे यानी फैट्स वगैरह से ग्लूकोज बनाना, नॉन कार्बोहाइड्रेट से, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल 4, डायलेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आई पपिल्स। आई डायलेशन और कंस्ट्रक्शन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन लाइट इंटेंसिटी इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। यानी हमारे आई के अंदर जो पपिल है, ठीक है, या प्यूपल बाज लोग कहते हैं, पपिल भी कह सकते हैं, जो विंडो है लेंस के सामने जिसमें लाइट इंटर होती है, ताकि वो लेंस से पास हो, सेंटर में जो, जिसको हम आइरिस कहते हैं, जो ब्लैक सर्कुलर रीजन है, इसमें अगर आप गौर से देखें, आई में सेंटर में एक स्पॉट है जो एक्चुअली विंडो है हमें, लेकिन हमें ब्लैक स्पॉट की फॉर्म में नजर आता है, यानी इस बड़े ब्लैक स्पॉट में, रीजन में, या ब्राउन रीजन में, या बाज लोगों की ग्रीन होते, बाज लोगों के हेजल कलर होते, यानी जिसके बेस पे हम आई कलर डिसाइड करते हैं, इस रीजन में, जिसको हम यानी आइरिस कहते हैं, इस रीजन के अंदर सेंटर में एक छोटा होल होता है, जिसके होल की डायमीटर या विंडो की डायमीटर एडजस्ट होती है, कभी ज्यादा कभी कम। जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो वो पपिल, उसकी डायमीटर कम, और जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है आई के सामने तो उसका डायमीटर कम, ज्यादा सॉरी, और जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो उसका डायमीटर कम होगा, यानी इनवर्स रिलेशन है। द डायमीटर द पपिल विल डायलेट if the intensity of the light decreases, and if the intensity of the light increases the pupil will constrict, वो reduce होगा, उसका diameter decrease होगा, कम होगा। तो ये भी एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक का। ठीक है, यानी नेगेटिव आई डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन आई पपिल, ठीक है, यहाँ पे आई पपिल और कंस्ट्रिक्शन इन response to changes in light intensity is also an example of negative feedback. Pupillary diameter is adjusted to make sure an appropriate amount of light, और ये बहुत important है, ये negative feedback आई के हेल्थ के लिए, अगर ये ना होता या ये काम करना छोड़ जाए तो रेटिना डैमेज हो सकती है हाई इंटेंसिटी, यानी जितना लाइट चाहिए it protects, यानी this negative feedback actually protects the eye from the damage of लाइट इंटेंसिटी और हाई लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट बहुत तेज हो जाता है तो पपिल नैरो होके, वो लाइट इंटेंसिटी के मुताबिक नैरो होके, ताकि रेटिना डैमेज ना हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। इफ द अमाउंट ऑफ लाइट इज टू लो द पपिल डायलेट्स, इफ इट इज टू हाई द पपिल कंस्ट्रिक्ट्स, सो द आई डायलेट्स आर कंस्ट्रिक्ट इन एडजस्टमेंट टू लाइट, एज द लाइट इंटेंसिफाई द आई कंस्ट्रिक्ट, क्रिएटिंग एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये अपोजिट है एक दूसरे के, लाइट डायलेशन, पपिल डायलेशन होगी जब लाइट इंटेंसिटी कम, और पपिल कंस्ट्रक्ट होगा जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये एक किस्म का नेगेटिव फीडबैक है। एज द लाइट डिम्स द पपिल डायलेट्स टू टेक इन मोर लाइट, ज्यादा लाइट गेन, ताकि यानी आप अंधेरे में रह रहे तो वहां पे आई पपिल जो है वो डायलेट, फुली डायलेट होगा, यानी जिस तरह बिजली चली जाती है तो पपिल फुली डायलेट होगी, ताकि थोड़ा सा लाइट जो मौजूद है
ये आपके इर्द गिर्द उसको भी कलर कर सके। और जब अचानक कोई टॉर्च या सन की तरफ आप देख लेते हैं तो उस दौरान ये पपिल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, बिल्कुल कम से कम डायमीटर पे आ जाता है, अपने होल को लेकर आता है, ठीक है, ताकि डैमेजिंग इफेक्ट से आई को बचाए। इफ एन आई वर टू गिव पॉजिटिव फीडबैक, अब इसके अपोजिट अगर हम सपोज करें कि अगर आई में ये पपिल डायलेशन में पॉजिटिव फीडबैक होता, देयर वुड बी अ सीरियस डैमेज डन टू द रॉड्स एंड कोन्स, जो रेटिना में रॉड्स एंड कोन सेल्स है सेंसरी, बिकॉज द आई वुड टेक इन टू मच लाइट, ज्यादा लाइट इंटर होती, वो ज्यादा हद से ज्यादा स्टिमुलेट हो जाते और वो डैमेज हो जाते। सो अ पॉजिटिव फीडबैक वुड बी इफ द आई डायलेटेड इन द लाइट, अगर लाइट ज्यादा होने के साथ पपिल डायलेट होता और लाइट कम होने के साथ लाइट कंस्ट्रिक्ट होता है तो उसको फिर हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। लेकिन इस तरह नहीं होता, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हमारी रेटिना प्रोटेक्टेड रहती है हमारे आई की। एग्जाम्पल 5, थायराइड ग्लैंड। तो ये तो मैंने बताया भी कि थायराइड ग्लैंड किस तरह नेगेटिव फीडबैक शो करता है। ये देखिए, डिक्रीज T3 T4 कंसंट्रेशन इन ब्लड और लो बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है ये एज अ सिग्नल काम करता है, एज अ स्टिमुलस। या T3, ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोनिन एंड थायरक्सिन, थायरोनिन एंड थायरक्सिन, ये लेवल अगर ब्लड का कम हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये एज ए स्टिमुलस काम करते हैं फॉर हाइपोथैलेमस, ठीक है, डिक्रीज T3 एंड T4 लेवल, यानी ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स है, अगर इनका लेवल ड्रॉप हो जाए या बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो दीज एक्ट एज ए स्टिमुलस फॉर द बॉडी टू डिटेक्ट, और कौन डिटेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस ये डिटेक्शन करवाता है, ठीक है, एज अ कंट्रोल सेंटर काम करता है इस केस में। तो हाइपोथैलेमस फिर अपना एक हार्मोन रिलीज कर देता है, TRH, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं, TRF, ठीक है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। आई थिंक ये सबसे छोटा हार्मोन है, 3 अमीनो एसिड से बना है, ट्राइपेप्टाइड है। सो TRH फिर आगे जाता है, TRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब को स्टिमुलेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रीट करता है क्या, TSH। TSH ब्लड में नीचे आके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन क्या करे, सिक्रीट करे, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी T4 एंड T3, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है, या थायरोनिन और थायरक्सिन कह सकते हैं। तो थायराइड के फॉलिकल सेल्स कौन स्टिमुलेट करता है, TSH, जो थायराइड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, ठीक है। तो TSH आता है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपने थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन है थायरक्सिन थायरोनिन ये रिलीज करना शुरू कर दे ज्यादा अमाउंट में, ताकि ब्लड में उनका लेवल नॉर्मलाइज हो जाए, होमोस्टैसिस रिस्टोर्ड, यानी जब T3 T4 नॉर्मल हो जाएगा तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मलाइज होगा, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव फीडबैक के एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ड्रॉप्स इट काजेस द स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज T3 एंड T4, ठीक है। तो वो तो थर्मोरेगुलेशन था, लेकिन यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन की रेट कंट्रोल की जाती है बाय द लेवल ऑफ देयर हार्मोन इन द ब्लड, यानी जैसे ही थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की ब्लड में लेवल कम हो जाता है ये हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर लेता है, हाइपोथैलेमस एज अ कंट्रोल सेंटर इसको इंटरप्रेट करके TRH एंटीरियर पिट्यूटरी को भेज देता है और एंटीरियर पिट्यूटरी इन रिस्पॉन्स टू TRH TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर देता है ब्लड में, और ये ब्लड में आके थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ताकि T4 और T3 को रिलीज करे जो इनके हार्मोन है, और उसके थ्रू बॉडी उनका लेवल भी नॉर्मलाइज हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मलाइज हो सकता है। तो इस केस में यानी द लेवल ऑफ
थायराइड ग्लैंड हार्मोन, जो इनके हार्मोन है वही अपने प्रोडक्शन को स्टिमुलेट और इनहिबिट करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये भी क्या है? नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेगुलेशन इज आल्सो अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बारो रिफ्लेक्स कहते हैं इसको। तो जनरली यहीं पे सिर्फ मैंने एक पिक्चर दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि होमोस्टेसिस नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर का, ये यहाँ पे नॉर्मल रेंज। तो होमोस्टेसिस डिस्टर्ब हुआ, किस तरह डिस्टर्ब हुआ? ब्लड प्रेशर राइजेज अबव द नॉर्मल, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है। यानी बारो रिसेप्टर्स जानते हैं, जो प्रेशर रिसेप्टर्स है जो ब्लड वेसल्स के दीवारों में होते हैं या वॉल्स में होते हैं, इनको हम बारो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो बारो रिसेप्टर स्टिमुलेट्स व्हेन द ब्लड प्रेशर गोज अबव द नॉर्मल रेंज, जब ये ऊपर हो जाता है ब्लड प्रेशर, तो ब्लड वेसल्स के जो रिसेप्टर्स है प्रेशर रिसेप्टर, उसके वॉल्स में बारो रिसेप्टर्स कहते हैं, वो एक रिफ्लेक्स एक्टिवेट कर देते हैं। उससे वो क्या करते हैं? वो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स फर्दर कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर इनहिबिट करता है। ठीक है, यानी कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर इनहिबिट कर देता है। कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर जो कार्डियक मसल्स के बीटिंग पैटर्न को इंक्रीज लाता है, पंपिंग को स्ट्रॉन्ग बना के मजीद रैपिड कर देता है। ऐसे सेंटर को ब्रेन के हम कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर कहते हैं। तो बारो रिसेप्टर की स्टिमुलेशन ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर, ये क्या एक चेंज जो इनिशिएट करता है ब्रेन में, वो ये है कि कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर को ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट, कि वो कार्डियो एक्सेलरेशन काज ना करे। दूसरा इनहिबिशन किसका काज? वासो मोटर सेंटर इनहिबिट कर देता है, जो वासो डायलेशन काज करेगा। ठीक है, वासो डायलेशन अकर करेगा। वासो मोटर सेंटर्स ब्लड वेसल्स को एक खास डायमीटर में रखते हैं, ठीक है, तंग रखते हैं। तो वासो मोटर सेंटर्स जब डीएक्टिवेट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली लीड करेगा वासोडाइलेशन के। तो दो सेंटर ब्रेन में ये इनहिबिट करता है, एक कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर और वासोमोटर सेंटर। यानी व्हेन ब्लड प्रेशर राइजेस, बारो रिसेप्टर्स स्टिमुलेटेड, बारो रिसेप्टर ब्लड वेसल्स के वॉल्स में होते हैं, ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो जाता है, बारो रिसेप्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, ये एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करता है, यानी एक रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करता है। वो रिफ्लेक्स उसके तीन काम होते हैं। वो रिफ्लेक्स एक ब्रेन में कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर को इनहिबिट करता है, दूसरा वासोमोटर सेंटर को इनहिबिट करता है, वासोमोटर सेंटर को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर को इनहिबिट करने से क्या होता है? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पर बीट हार्ट पुश करता है आयोटा में, इसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, CO। तो कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर को इनहिबिट करने से डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट आ जाता है, यानी amount of blood normally pushed by pumped by the heart in each beat into the aorta, इसको नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो ये इस कंडीशन में जब ब्लड प्रेशर राइज होता है तो उससे बारो रिसेप्टर के थ्रू जो रिफ्लेक्स एक्टिवेट हुआ है वो ब्रेन में कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर इनहिबिट करके कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर देता है, ताकि कम ब्लड ये पंप करे पर बीट इनटू द आयोटा। दूसरा जो चेंज काज करता है, वासोमोटर सेंटर को इनहिबिट करने से वासोडाइलेशन अकर होती है। तो वासोडाइलेशन जब अकर होगी तो आप मुझे बताएं, जब पाइप यानी ब्लड वेसल डायमीटर में ज्यादा हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये काउंटर मैकेनिज्म्स है हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के। इसके अलावा यही रिफ्लेक्स कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर जो कार्डियक आउटपुट को
भी कम कर देता है। यानी दो तरीके हैं, एक कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर को इनहिबिट करके कार्डियो जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज ना करे, पंपिंग को इंक्रीज ना करे, तो उस सेंटर को तो इनहिबिट कर देता है। ठीक है, दूसरे साइड पे कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर जो कार्डियक पंपिंग को स्लो डाउन करता है उसको स्टिमुलेट कर देता है। यही रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, ये तीनों काम करता है। ठीक है, और इसके थ्रू ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस मीन होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म एस्टेब्लिश हो जाएगा, स्टैटिक रेंज में आ गया ब्लड प्रेशर। दूसरे साइड पे अगर डिस्टर्बेंस ब्लड प्रेशर में आ गया हाइपोटेंशन के केस में, यानी ये हाइपरटेंशन वाला केस था कि हाइपरटेंशन हो जाती है तो बॉडी किस तरह मैनेज करती है कि ब्लड को नॉर्मलाइज करे। ठीक है, ब्लड प्रेशर को, यहाँ पे अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से लो हो गया तो फिर किस तरह वो नॉर्मलाइज करेगा। ठीक है, यानी ऊपर लेकर आएगा। तो उसमें भी बारोरिसेप्टर लो ब्लड प्रेशर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। यानी बारोरिसेप्टर की स्टिमुलेशन स्टॉप हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। बारोरिसेप्टर इनहिबिटेड तो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स जो स्टिमुलेट होता है इससे, इसके रिजल्ट में वो है वासोमोटर सेंटर स्टिमुलेट हो गए, उसके अपोजिट वहां पे वासोमोटर सेंटर इनहिबिट, यहाँ पे स्टिमुलेट, तो ये वासो कंस्ट्रिक्शन काज करेंगे। ठीक है, दूसरा इनहिबिशन ऑफ कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, यहाँ पे स्टिमुलेट हुआ था कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। कार्डियो इनहिबिटरी में मतलब जो हार्ट के पंपिंग या रेट को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पे इनहिबिशन की जरूरत नहीं है, तो ये डॉटेड लाइंस याद रखिए, ये इनहिबिशन शो करते हैं। ठीक है, तो इट विल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, ताकि मजीद ऑलरेडी ब्लड प्रेशर लो है तो अगर पंपिंग रेट और भी लो करे तो ब्लड प्रेशर मजीद ड्रॉप हो जाएगा। तो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर को ब्लॉक कर देते हैं ताकि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज रहे, यानी मजीद कम, यानी ये क्या करता है, ये कार्डियक आउटपुट को कम करता है। तो अगर ये काम कर रहा है तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को स्टॉप करके उसकी एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है और कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करके कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर देता है। ठीक है, वासो कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज अगर एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक है, यानी द ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर causes such mechanisms, such changes in the body which leads into the elevation of the blood pressure. और दूसरे केस में the rise in the blood pressure in the hypertension, it leads into a reflex that causes changes in the body, और बॉडी में ऐसे चेंजेस लेकर आते हैं कि वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करे, नॉर्मलाइज करे। तो ये इस लिहाज से नेगेटिव फीडबैक। इस तरह ये वही डायग्राम इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल सेंटर्स जो है ब्रेन में होते हैं, याद रखिए, कार्डियो एक्सेलरेटरी, कार्डियो इनहिबिटरी और वासोमोटर सेंटर्स। नर्व इंपल्स के थ्रू ये सब होता है। अदर एग्जांपल्स, ब्लड पीएच, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, ये सब ब्लड की पीएच रेगुलेशन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, water level, electrolyte balance, regulation of hormone synthesis, they are all controlled by negative feedback. These are the example, यानी negative feedback के थ्रू कंट्रोल की जाते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल, जब हम भूखे होते हैं और हम खाना खाते हैं, इनकमिंग फूड causes the stomach to swell, तो फूड की वजह से यानी जब स्टोमक स्वेल होना शुरू हो जाती है, यानी साइज में इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके मसल्स यानी स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में, और स्ट्रेचिंग की वजह से एक मैसेज जाता है ब्रेन को, द चेंज इन स्टोमक वॉल्यूम एंड अर्ली डाइजेशन, जो स्टार्ट की डाइजेशन होती है और वॉल्यूम चेंज अगर होता है, यानी वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है स्टोमक की, इट कॉजेज स्ट्रेचिंग ऑफ द स्टोमक वॉल। ये ट्रिगर होता है एज अ नेगेटिव फीडबैक प्रोडक्ट, ट्रिगर अ नेगेटिव फीडबैक लूप एक्टिंग थ्रू योर ब्रेन, और इससे ही हमारा भूख यानी कम होता है। तो ये भी एक नेगेटिव फीडबैक, यानी जब हम खाना शुरू कर देते हैं स्टोमक फुल होना शुरू हो जाते हैं, साइज में बड़ा होना शुरू हो जाती है, इस वजह से उनके मसल्स जो बॉडी के वॉल्स है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं। वो स्ट्रेचिंग एज अ सिग्नल काम करता है ब्रेन के लिए, और उस ब्रेन के थ्रू
वो आपके भूख को कम करता है, यानी जैसी स्टमक बढ़ती जाती है, इट काजेस द लोअरिंग और रिडक्शन इन द एपेटाइट। सो ये था नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट हम पॉजिटिव फीडबैक डिस्कस करेंगे।